स्टूडेंट्स, आज फिर हम उसी टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ मैं कि कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। जैसे आजकल के हालत हैं कि घर में ही रहना पड़ रहा है, मजबूरी भी हमारे घर में रहना पड़ेगा अगर सेफ रहना है तो। मेरे पास बहुत बच्चों की कॉल आ रही है इस बात को लेके सर, कि खासकर वो बच्चे जो आगे एमएससी करना चाहते थे, फाइनल ईयर के बच्चे हैं, आगे एमएससी करना चाहते थे कि सर अब एमएससी में एडमिशन कैसे होगा, एमएससी कैसे होगी, होगी नहीं होगी, कब होगा। देखो, कब होगा ये तो हालत बताएंगे कि कैसा रहती है हालत, कब ठीक नॉर्मल होता तब होगा। लेकिन आपने अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, नहीं स्टॉप नहीं लगाना उस तैयारी के ऊपर, रोकनी नहीं है। आपने कंटिन्यूस, थोड़ी कम हो जाएगी कि माहौल ऐसा थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन रुकना नहीं है बच्चों, अपनी तैयारी करते रहना। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक डिफरेंस होता है डिग्री एग्ज़ाम और इंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। यानी कि मैं दो पोर्शन में डिवाइड करूँ, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एक डिग्री एग्ज़ाम, जैसे बीएससी का एग्ज़ाम या एमएससी का एग्ज़ाम, इनमें एक डिफरेंस है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एमएससी का एग्ज़ाम है, कोई बच्चा 80% लेता है, 80% लेता है, दूसरा बच्चा और ज़्यादा मेहनत करता है, वो 85 लेता है। तो जिसने 80% लिए, दूसरे ने मेहनत करके 85 ले लिए, तो उसको जिसके 80% थे उसके 85 वाले को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। भाई दूसरे कितने नंबर आए, आपके तो 80% आए ना अपने। अगर आपने 80% की मेहनत करी है तो आपके 80% आए हैं। दूसरे ने ज़्यादा मेहनत करके 85 ले लिए, नो प्रॉब्लम, वो अपनी डिग्री ले जाएगा, आप अपनी डिग्री ले जाओगे। आपको 80% की उम्मीद थी, आप उससे डिग्री ले जाओगे, उसने 85 ले लिए तो 85 की डिग्री ले जाएगा, बट ले जाएगा, दोनों को मिलेगी डिग्री। तो अब इसकी कंपैरिजन करते हैं हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, देखो एक एग्ज़ाम आता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मैं एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम्पल लेता हूँ। एमएससी एंट्रेंस का एक एग्ज़ाम है, एक यूनिवर्सिटी है, केवल एक यूनिवर्सिटी, उसी का एग्ज़ाम एग्जाम्पल मानते हैं हम तो, नॉर्मल एक एग्जाम्पल बस ये कि उसमें मान लो 60 सीट है, 60 सीट है उसमें, और एंट्रेंस टेस्ट उसका होता है, और आपके नंबर आए उसमें एंट्रेंस टेस्ट में केवल 35, केवल 35 और 60 सीट हैं। और इंट्रेंस टेस्ट या पेपर ऐसा मुश्किल था कि आपके 35 आए हैं और बाकी किसी के 35 आए ही नहीं, बाकी सबके कम रह गए। आप देखोगे नंबर बहुत कम है, 100 में से 35 बहुत कम है, लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि टॉप आप हो। लेकिन अगर आपके नंबर आ गए 80, 100 में से 80 आए, लेकिन एग्ज़ाम ऐसा था कि इजी एग्ज़ाम था। इजी एग्ज़ाम में क्या हुआ, 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके अबो 90 आए हैं, आपके 80 हैं, पहले 35 थे अब 80 हैं, लेकिन 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अबो 90 आए हैं, आपसे ऊपर है 60 स्टूडेंट, तो एडमिशन तो वो 60 लेंगे जो आपसे ऊपर है, आपको तो एडमिशन नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में 80 नंबर यूजलेस हो गए, मीनिंगलेस, आपके लिए कोई काम नहीं आए। लेकिन 35 में आप टॉप थे तो काम आए। तो बच्चों, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लेना नहीं टारगेट कि मेरे ज़्यादा नंबर आने चाहिए, मेरे टॉप नंबर आने चाहिए। टॉप मतलब नंबर कितने भी हों, लेकिन जैसे अगर 60 सीट हैं तो मैं अबो 60 स्टूडेंट में मेरा नाम आना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कम पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो ज़्यादा ही पड़ेगा, तो उससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बीएससी से भी। लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी भी हालात या कोई भी ऐसी कंडीशन जो सबके साथ घटित हुई हो, तो वो इस एग्ज़ाम को कभी भी इफेक्ट नहीं करती। जैसे बोलते सर एकदम ये बीच में क्या आ गया, अब हम कैसे पढ़ेंगे, अब तो सब घर पे हैं, घर पे तो बोर हो रहे, घर पे तो पढ़ाई की नहीं जा रही, अब घर पे ऐसे तो हमारा एंट्रेंस टेस्ट कैसे क्लियर होगा। ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी आपके एग्ज़ाम को, मतलब ही नहीं। क्यों नहीं करेंगी बच्चों, सोचना। जो चीज़ आपके साथ घटित हो रही है, आप घर पे हो, आप से पढ़ा नहीं जा रहा, या माहौल इस टाइप का है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो सबके साथ है, आप अकेले के साथ थोड़ा ही है। आप अकेले थोड़े इफेक्टेड हो कि आप अकेले, बाकी सब तो आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, माइंड सेट नहीं करना कि नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ सकते हो, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंड से चलोगे तो पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि नहीं होगा नहीं होगा, अब कैसे होगा, क्या नहीं होगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ।
मेरे एक सर थे गुरुजी, मतलब अब भी हैं गुरुजी, बहुत अच्छे ग्रेट मैथमेटिशियन। वो एक एग्जाम्पल देते थे। वो कहते थे मान लो एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी मतलब वो रनिंग करता है, दौड़ने वाला खिलाड़ी, दौड़ का खिलाड़ी है, वो रनिंग करता है और वो एक ग्राउंड के सर्कल में रनिंग करता है ऐसे, और एक सर्कल पूरा करने में उसे 500 मीटर की डिस्टेंस है, मतलब एक सर्कल की, और वो हर रोज़ 10 चक्कर या 10 सर्कल पूरे करता है, उसके 10 टाइम उसको रिपीट करता है वो, या 10 बार उसके चक्कर वो लगाता है, जो ग्राउंड की लेंथ या कितनी है 500 मीटर। उसने इतनी मेहनत कर ली, इतना माइंड सेट कर लिया कि वो 10 ही चक्कर लगा पाता है, उससे ज़्यादा नहीं लगा पाता। वो 10 चक्कर रोज़ पक्का लगाता है, ना कम लगाता ना ज़्यादा लगाता, और 1-1.5 साल के बाद उसका माइंड सेट हो गया कि ज़्यादा नहीं लगेंगे, 10 चक्कर लग जाएंगे। उसे बोलते हैं तू 11वां चक्कर लगा, नहीं लगा पाता वो 11वां चक्कर। अपना माइंड सेट कर लिया कि मैं 5 किलोमीटर की रेस लगाता हूँ, 500 मीटर का एक है, 10 चक्कर लगाता है तो 5 किलोमीटर की रेस है। अब ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आप इसको प्रैक्टिकल यूज करके देख सकते हो कि उस खिलाड़ी को हम उस ग्राउंड की बजाय दूसरे ग्राउंड पे ले गए, और उस ग्राउंड का जो राउंड सर्कल है वो 600 मीटर का है, लेकिन उस खिलाड़ी को बता दिया गया ये 500 मीटर का है। तो उसने दौड़ लगानी शुरू करी, 10 चक्कर पूरे किए। जैसे वो 9 चक्कर करेगा, उसके 9 चक्कर के आसपास या 8 चक्कर के बाद ऐसी कंडीशन होगी कि 5 किलोमीटर पूरा हो जाएगा और वो थकना शुरू हो जाएगा उसका शरीर, क्योंकि रोज़ वही है। लेकिन उसका शरीर थक जाएगा, क्योंकि हर रोज़ 5 किलोमीटर करता है तो उस दिन 5 किलोमीटर, क्योंकि 600 मीटर का सर्कल है तो 5 किलोमीटर 9 सर्कल से ही पहले पूरी हो जाएगी, 8 सर्कल के बाद पूरी हो जाएगी। तो जब 5 किलोमीटर पूरी होगी, उसका माइंड हर रोज़ 5 किलोमीटर के लिए तैयार, उसका शरीर जो बॉडी जो है वो 5 किलोमीटर रेस लगाती है तो थक जाएगी, उसको लगेगा अब रेस नहीं लगानी चाहिए कि शरीर थक चुका है। लेकिन क्या होगा, उसका माइंड इस बात को जोर डालेगा, नहीं तू 10 चक्कर तो हर रोज लगाता है, ऐसे कैसे हो सकता है, दूसरे ग्राउंड में आके तू 9 चक्कर पे कैसे थक सकता है। कोई क्या सोचेगा कि 1 साल से तो 10 चक्कर लगा रहा है, आज ये 9 चक्कर पे थक गया, नहीं मैं ग्राउंड बदलने पर मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, मैं 10 चक्कर रोज लगाता हूँ, 10 तो लगाऊंगा। वो 10 लगा देगा, थोड़ा थकेगा लेकिन लगा देगा, लेकिन पहले वाले ग्राउंड के ऊपर नहीं लगा पाता। अब उसको लगता है कि मैंने यहाँ अभी 5 किलोमीटर पूरी की है, लेकिन उसने रनिंग अब 6 किलोमीटर की करी है, क्योंकि 600 मीटर का सर्कल था एक ज़्यादा, लेकिन उसके माइंड में बात सेट थी कि मैंने 10 चक्कर पूरे करने हैं, तो उसने किया। वही बात आपकी, अगर आपके माइंड में सेट है कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे नेट क्लियर करना है, मुझे एंट्रेंस क्लियर करना है, तो ये जो कंडीशन है तो सबके साथ, आपके अकेले के साथ थोड़ी है, तो ये ज़्यादा इफेक्टेड आपको नहीं करेंगे। अब बस कॉन्टिन्यूस लगे रहो कि मुझे टॉप बच्चों में रहना है। मेरे पास बहुत बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत कॉल आ रही है कि सर एंट्रेंस का क्या होगा, एंट्रेंस कैसे करेंगे। जो बच्चे मेरे पास क्लासरूम में हैं तो श्योर है कि एडमिशन सबका होगा, एडमिशन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक बात है। मैं आपको टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछो, लेकिन बच्चों लगो, थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, क्योंकि देखो ये तो रियलिटी है। ये जब हालात नॉर्मल होंगे, देखो जब नॉर्मल हो जाएंगे ना हालात, तो ये कोई नहीं पूछेगा कि हालात क्या थे, ये पूछेंगे मान लो 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद नॉर्मल हो गए। फिर एक बच्चा ऐसा था जो एडमिशन हो गया, एक ऐसा था जो एडमिशन रह गया। इन दिनों में जिसने पढ़ लिया उसका एडमिशन हो गया, जिसने नहीं पढ़ा उसका नहीं हुआ। तो ये नहीं पूछे, ये नहीं कहेगा कोई कि इसका ऐसी हालत थी इस वजह से रह गया, बस ये है कि वो रह गया, हो गया। तो रिजल्ट के ऊपर से ही फोकस किया जाएगा कि रिजल्ट क्या है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ो इन दिनों में, क्योंकि ये रियलिटी है। जब ये प्रॉब्लम नॉर्मल होगी तो टाइम इतना नहीं मिलेगा जितना नॉर्मल कंडीशन में मिलता, क्योंकि जब नॉर्मल हो जाए कंडीशन, कोई भी प्रोसीजर, यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट, कोई भी अपना काम जल्दी जल्दी समाप्त करना चाहेंगे, उनको बैलेंस भी तो करनी है चीज़ें भाई। 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर या महीने के अंदर समाप्त करना चाहेंगे इसको। तो इसलिए उन बच्चों से मेरे यही है आग्रह या एडवाइस कि बच्चों इन दिनों में आप एक प्रोसीजर बनाओ, एक काम करने का एक नज़रिया बनाओ, अपने आप को तैयार करो, हर रोज़ करो। टेस्ट, क्वेश्चन जैसे भी अरेंज होते हैं आप करो, ठीक है।
नो प्रॉब्लम, सब होगा, थोड़े दिन बाद ये नॉर्मल हो जाएगी, ठीक बात है। जैसे जब ये नॉर्मल हो जाएगी तो एडमिशन वगैरह सबके हो जाएंगे, एडमिशन की कोई प्रॉब्लम, जिसने जो टारगेट है। लेकिन उसके लिए आपने जो अब का टाइम है वो सीरियस होकर देना पड़ेगा इसको, स्टडी को, कि स्टडी को एक बैलेंस करके रखना पड़ेगा। थोड़ी कम हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टॉप नहीं लगना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए, ठीक है। फिर भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है या आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, कैसे पढ़ना चाहिए, तो मेरे को बताओ, कोई नहीं, करते हम। लेकिन खासकर वो बच्चे जो मैथमेटिक्स के हैं, मैथमेटिक्स से आपका एक विशेष लगाव होना चाहिए। ऐसे ऐसे मैथमेटिशियन अपने देश में, रामानुजन जैसे, कि मर गए लेकिन मैथ को नहीं छोड़ा। जब बीमार थे रामानुजन जी, लास्ट स्टेज में थे, उस टाइम भी थ्योरम कर रहे थे। मतलब जब मरने की कंडीशन में थे ना रामानुजन, जब इतने बीमार थे वो, JSRD के पास जब गए थे तो बहुत ज़्यादा बीमार थे वो। लास्ट में, लास्ट के जो दिन थे, लास्ट के जो डेज थे, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे वो, ठीक है। तो फिर भी अपना काम नहीं रोका मैथ का, जो थ्योरम है, जो रिसर्च करते रहे। तो ये छोटी मोटी बीमारी है बस, इसका तो वैसे भी क्या है बीमारी, ये तो हम ज़्यादा घर में रहेंगे तो ज़्यादा